बात बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम इतना बोलते हैं जी, फिर आप लोग गीता कोड़ा को ले आते हैं, मतलब क्या सोचकर? नहीं मुझे वो भी मुझे बताइए, गीता कोड़ा पर भ्रष्टाचार का कौन सा मामला है? गीता कोड़ा किस मामले में जो है अभियुक्त है? खुद नहीं, वो खुद तो नहीं है, वो खुद तो नहीं है, लेकिन अब अगर श्रीमान राजीव गांधी पे बोफोर्स का आरोप लगा था तो सोनिया गांधी को जो है अभियुक्त के कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते ना। राहुल गांधी पर 420 का केस बना है तो उसके कारण जो है प्रियंका वाड्रा पर तो केस नहीं चल सकता ना। तो ये तो भारतीय जवाब देना चाह रहे हैं, फिर आ रही हो तुरंत अतुल जी। नहीं देखिए, गीता कोड़ा क्यों वहां पे है? मधु कोड़ा की वजह से। तो ये जो पूरी ताकत है गीता कोड़ा की, वो मधु कोड़ा की वजह से। आप गीता कोड़ा को लेने का मतलब यह है कि मधु कोड़ा के सारे जो आरोप लगे थे उसको आप सैंक्टिफाई कर रहे हैं, सीधी सी बात यह। और ऐसा एक नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सारे वो नियम तोड़ दिए हैं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी का उदाहरण देख लीजिए, मुकुल रॉय का उदाहरण देख लीजिए आप। तो कहने का प्रश्न यह है कि जो जीता वही सिकंदर। और मुझे यह लगता है कि जब हम 400 सीटों के बारे में बातचीत करते हो, असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई क्या? भारतीय जनता पार्टी 272 सीटें लेकर आ रही है या नहीं ला रही? अगर 272 सीटें लेकर आ रही है तो 273 हो रहा है या 373, उसका कोई मतलब नहीं। उनकी सरकार तीसरी बार बनेगी तो 272 लेके आएंगे। अगर 271 रहेगी तो दिक्कत होगी। इतने गीता कोड़ा या जिनका भी आपने नाम लिया, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी का किसी का, ये तमाम मुद्दे होते हुए सीबीआई, ईडी ये करते हैं वो करते हैं, बावजूद इसके विपक्ष का नैरेटिव सेट इन क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरा ये प्रश्न है, उनकी क्या चुनौती है? देखिए, अगर हम ऑब्जेक्टिव तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से अगर हम एनालिसिस करेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसी स्थिति में है जो आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में थी। यानी एक पार्टी का एक छत्र, उसका प्रभाव है, उनके नेताओं पे लोगों का विश्वास है और पार्टी का संगठन जबरदस्त है। विपक्षी पार्टियां उस वक्त जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एक से एक दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हैरानी से देख रहे हैं आप, कोई 10 सीट लेकर आया था, कोई 25 सीट लेकर आता था, कोई आज तो कोई 40 सीट भी लेके नहीं आया। जो भारतीय जनता पार्टी आज एक छत्र राज कर रही है, यह भारतीय जनता पार्टी 1952 से लेकर 1984 तक 7% वोट लेकर आई। आप 30 साल का सफर, 7% वोट। पहली बार इनकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर बनती 1990 में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की पूरी यात्रा बेकार थी? आज कांग्रेस पार्टी कमजोर है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आने वाले 20 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ऐसी ही रहेगी। तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे, मैं पूछ कुछ और रही हूं। मैं कह रही हूं एज एन एनालिस्ट क्या कमी लग रही है आपको? कांग्रेस को क्या ऐसा करना चाहिए कि जान वो फूंक पाए? कांग्रेस को देखिए अपने आप को रीइन्वेंट करने का मतलब यह कांग्रेस पार्टी को ये जो तमाम दरबारी नेता हैं इनसे फौरन छुटकारा मिल जाना है। या तो इनको पार्टी से निकाल दीजिए, या अगर ये पार्टी के साथ रहेंगे तो पार्टी इनके साथ आगे नहीं बढ़ सकती। इन्हीं की वजह से, इन्हीं दरबारियों की वजह से कांग्रेस पार्टी की आज ये हालत दिखाई पड़ती, इन्हीं दरबारियों की वजह से। चाहे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मध्य प्रदेश आप किनकी वजह से हारे? आप जीता हुआ चुनाव हार गए। आप राजस्थान आप जीत सकते थे, सेंटर लगातार कह रहा था कि आप 30% एमएलए के टिकट काट दीजिए, अशोक गहलोत तो नहीं काटा, अंत में वही 30 विधायक जो थे वो आपके लिए भारी पड़ गए। तो मेरा कहना यह है कि जब तक आप पुरानी तरीके से, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या पुराने तरीके सोच रही है, और जब तक पुराने तरीके सोचती रहेगी, रणनीति बनाती रहेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। अतुल जी, इसका जवाब आप दीजिए। मैं एक बात तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई है ये। मीडिया अगर सच 2 महीना कंटिन्यू दिखा दे, अंजना जी ने, चंडीगढ़ का केस हमारे पास है, हमारे पास इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का केस है, हमारे पास 15 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा जो है वो मित्रों का माफ किया, वो बात है, हाथरस है, मणिपुर है, ऐसे कई केसेस है। ऐसे जैसा 2012-13 में 14 में ऐसा चलता था कंटिन्यू, दिन भर एक ही डिबेट, लोकपाल, बाद में सब बंद हो गया। तो सच्चाई जो है वो विपक्ष जो काम है वो काम हो सकता है। अब रही बात, शुक्ला जी ने बड़ी बातें की, दरबारियों पर भी तो 2 लाइन बोलिए, दरबारियों पर भी तो 2 लाइन बोलिए, क्योंकि एक एनालिस्ट जिसने बहुत दशकों तक पॉलिटिक्स को कवर किया है, जमीन पर भी, स्टूडियो में भी और पॉलिटिकल पार्टी में भी जाकर, वो आपको एक ओपिनियन दे रहे हैं, तो वहां से आप हटा के गाड़ी आपने हाई स्पीड यू टर्न मोड़ दिया मीडिया की तरफ। आप लोग इश्यूज क्यों नहीं उठा पा रहे? आपकी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी में जो कमी है वो आपको क्यों नहीं दिखती है? नहीं, हमारे इसमें जो इन्होंने दरबारी कर दिया, ये उठा कर ले जाते, ये कहते कि नहीं उनका फायदा होता है। प्रेम शुक्ला जी ने खुद ही इस बात को मंजूर कर लिया कि नहीं उनके आने से हमको फायदा होता है। यानी ये काम नहीं करते हैं, इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है बराबर, इसलिए लोगों को ले लेके जा रहे हैं लोग। ये तो खुद ही उनकी, देखो उन्होंने खुद कबूलनामा दिया है इस बात का। अभी इन्होंने अशोक चौहान जी की बात की थी कि ये हार गए थे, किसके वजह से हारे थे? वोट डिवीजन के वजह से हारे थे। यशपाल भिंगे बहुजन वंचित आघाड़ी से खड़े थे, उन्होंने 161,000 वोट लिए, 1,61,000 वोट लिए थे।
या ऐसे 12 सीटों पर बहुजन विकास आघाड़ी का वोट ज्यादा था, आज वो बहुजन विकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी के साथ में, इंडिया के साथ में है। तो ऐसा डिवीजन अगर आप देखोगे तो डिवीजन में बीजेपी की सीटें जीती हुई जो है वो 225 से ज्यादा है, डिवीजन में जीती हुई सीटें। आज वो डिवीजन नहीं है। आज देखिए गुजरात की बात चल रही थी, खूब बता रहे थे 3 साल में 25,478 आत्महत्याएं हुई है, 495 जो है वो विद्यार्थियों की छात्रों की आत्महत्या है। और आज के तारीख में देश में हर 2 घंटे में 2 से ज्यादा छात्र जो है, युवा जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। आज छात्र सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, महिलाओं की स्थिति हम देख रहे हैं हर जगह। अरे ये जो मोदी जी जो कहते हैं तो उसमें रियलिटी कितनी है? कल यवतमाल में आए थे उसी दाबड़ी में जहां उन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से आपको 1.5 गुना सीटों पे देंगे, वहां पर कुर्सियां खाली थी। तो नैरेटिव कहां सेट हो पा रहा है? ये तो बात जो की जा रही है, सच्चाई तो ग्राउंड पर अलग है। तो ये मुद्दों के साथ जाना, डिवीजन को अवॉइड करना और सबको साथ में लेकर जाने की जो स्ट्रेटेजी है इंडिया की, ये आपको दिखेगी किस तरह से रंग लाती है। संजय जी, जीतेंगे हम 2024 का चुनाव। ठीक है, अच्छा है, कॉन्फिडेंस तो कम से कम कभी नहीं खोना चाहिए, बाकी जो भी हो। लेकिन संजय जी एक सच्चाई और है, एक एनालिस्ट के तौर पर कॉन्फिडेंस बता रहा हूं ना। ठीक है सर। हेडलाइंस पता है क्या देते हैं आप लोग इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद? कि कास्ट सेंसस को लेकर हमारे आप कास्ट पर फोकस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इसके जरिए वोट मिलेगा। सवाल यह है कि आप क्या हेडलाइंस बना रहे हैं? आप किसानों के आत्महत्याओं की बात को कितना करें? मुझे याद है 2009 में ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था, और फिर किसानों की कर्ज माफी ऐसी वजह बनी कि यूपीए की सरकार फिर से सत्ता में आई थी। तो मुद्दे ऐसे बनते हैं, उसके हिसाब से सरकारें जो काम कर रहा है स्ट्रैटेजी है। लेकिन संजय जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, थर्सडे को मीटिंग हुई सीईसी की, बीजेपी की, सुबह 3:30 बजे 4 बजे तक पीएम, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सारे, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, सारे राज्य इकाइयों के साथ सुबह 4 बजे तक मीटिंग हुई कि पहला लिस्ट ऑफ उम्मीदवार हमें निकालना है। कांग्रेस कहां फंसी हुई है? हिमाचल प्रदेश में हमें विक्रमादित्य सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू की लड़ाई को सुलझाना है। डीके शिव कुमार से लेकर भूपिंदर हुड्डा, भूपेश बघेल, जो इनके धाकड़ नेता सब हैं, सब वहां पर बैठे हुए हैं सुलझाने के लिए। सीट्स को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर वैसी जो एक ऊर्जा दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। क्या स्ट्रैटेजी में भी कमी है? बिल्कुल स्ट्रैटेजी में कमी है। अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं तो असल मैच के पहले जब नेट प्रैक्टिस होता है तो एक टीम सुबह 6 बजे से नेट प्रैक्टिस पर है, और यूं कहें कि दूसरी टीम अभी सुबह 11 बजे अंगड़ाई ले रही है कि हाँ नेट प्रैक्टिस के लिए जाना है। मुझे लगता है कांग्रेस का हाल वैसा ही है जिसका आपने जिक्र किया। बीजेपी में जब सीटों के बारे में निर्णय लेना है तो तमाम बड़ी मीटिंग हो रही है, 3 बजे तक तमाम बड़े नेता बैठे हैं। ये वैसा ही एग्जाम्पल है कि भाई बड़ा मैच है, बड़े मैच में आपकी टीम मजबूत है, फिर भी आप सुबह 5 बजे 6 बजे से लगे हुए हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे आपके खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी टीम जो कमजोर है, लेकिन शायद वो कमजोर है, शायद वो मानती है कि आप कितना भी नेट प्रैक्टिस कर लें शायद मैच जीत नहीं पाएंगे, तो वो आप 11 बजे तक अंगड़ाई ले रहे हैं और मैच में खेलने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। इसी तरह का माहौल है। आपने जो कहा कि स्ट्रैटेजी में दिक्कत है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत है नैरेटिव। कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास एक पॉजिटिव नैरेटिव नहीं है। हम जिस बात का बार बार जिक्र करते हैं कि इलेक्टोरल अरिथमेटिक और केमिस्ट्री, अरिथमेटिक से चुनाव आप नहीं जीत सकते क्योंकि 224 सीटों पर बीजेपी 50% से ज्यादा वोट है। आपको केमिस्ट्री बनाने की जरूरत है और केमिस्ट्री अरिथमेटिक से नहीं बनेगा। केमिस्ट्री के लिए आपको एक पॉजिटिव नैरेटिव है। नैरेटिव क्या है जिसका जिक्र आपने भी किया अंजना जी? मीटिंग होती है, उसके बाद क्या हेडलाइन बनता है? कास्ट सेंसस और लोकतंत्र बचाने का चुनाव। लोकतंत्र बचाने का चुनाव जनता का मुद्दा नहीं है। जनता समझती है लोकतंत्र बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और बार बार मैं यही सुनता हूं कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां कहती है ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है, जिसका जनता के साथ कोई सरोकार नहीं है। वो तो वोटर है, वो तो लोकतंत्र के लिए वोट करने जाता है। वो थोड़ी मानेगा कि मैं अपना वोट डालने जाता हूं और लोकतंत्र ही नहीं है तो मैं काहे के लिए वोट करने जाता हूं। क्या आशुतोष जी, ये आपको भी लगता है कि जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है उसी में कमी है? जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो समझ ही नहीं आ रहा था इनको कि हमारी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। विक्रमादित्य सिंह वहां पर चले गए और वो बीते दिन ही कह रहे थे कि मुझे तो प्रभु राम का आशीर्वाद मिला हुआ है, मैं अयोध्या भी गया था। अंदर खाने उनके भी बहुत सारे नेता हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार को लेकर, और ये बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल, बिहार के लिए। एक सवाल का और हिस्सा इसी में जोड़ दूं। 3:30 बजे तक सीईसी की बैठक हुई और सुबह 8-9 बजे पीएम रवाना हो गए। 96 सीटें जिन राज्यों में है,
पश्चिम बंगाल की 42, 40 बिहार की और 14 झारखंड की, वहां पर प्रचार करने बैक टू बैक रैलीज। देखिए, मेहनत को लेके मैं हमेशा मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो टीम है वो मेहनत बहुत करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के लोग भी मेहनत नहीं करते। अब आप राहुल गांधी को देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल गए ना, वहां से मणिपुर से आ रहे, ये भी तो एक तरीके की मेहनत। प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम यह है कि जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों को जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और अगर पहुंच भी रहा है तो जनता के अंदर इस बात का भरोसा नहीं है कि दरअसल आप वो शख्स हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो जब उसको चुनना होता है कि यार ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हैं, बहुत दिक्कतें इनके समय में है, लेकिन शायद ये बेहतर तरीके से हमारी समस्या का समाधान, तो आदमी उधर चला जाता है। और ऐसा उस वक्त होता है, ऐसा एक समय में होता है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल सिस्टम या फॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी नीचे चली जाती। क्या भारतीय जनता पार्टी या अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में थी? क्या उनका नेतृत्व कमजोर था? क्या लाल कृष्ण आडवाणी का नेतृत्व कमजोर? तब भी आरएसएस था, तब भी आरएसएस के संबंधित तमाम तरीके के संगठन थे, लेकिन लोगों को यह भरोसा नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में देश की समस्याओं का समाधान हो सकता है। उस वक्त लोगों ने राजीव गांधी को वोट दिया, इंदिरा गांधी को वोट दिया, जवाहरलाल नेहरू को वोट दिया। आज बिल्कुल वही स्थिति है। और इसका आप लोगों को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, जो आशुतोष जी ने बात कही कि साख बनाना, अब देखिए 1985 में राजीव गांधी कह रहे थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं, 85 पैसे लोग बीच में खा जाते हैं। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल 2014 तक क्या टेक्नोलॉजी नहीं आई थी? क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? लेकिन ये डीबीटी 2014 तक नहीं ला पाए, और ये सिर्फ बातें करते रहे डीबीटी को लेके। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं और जो है पिछले 5 वर्षों में 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में पहुंच जाते हैं। अब अगर आप अंदाज लगा लीजिए 85% जो है, अगर राजीव गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने वाला अगर बीच के लोग खा जाते तो 27-28 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए पहुंचते नहीं लोगों के खातों में। तो जब आप जो है साख पैदा करते हैं, जब 80 करोड़ लोगों के घरों में जो है राशन पहुंचता है, आप कह रहे थे कि हम जो है फूड की गारंटी देंगे, लेकिन राशन कौन पहुंचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। आप कह रहे थे मकान मिलना चाहिए, छत होना चाहिए हर किसी को। ये गांधी जी जब स्वराज का आंदोलन कर रहे थे तब भी यही था कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन मकान मिलता कब है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मिलता है। शौचालय निर्मल ग्राम योजना तो मैं कांग्रेस के जमाने में कितने दिनों से सुन रहा था, लेकिन 11 करोड़ लोगों को शौचालय कब मिलता है? जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं। 10 करोड़ लोगों को रसोई गैस कब मिलती है? जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं। 13.5 करोड़ लोगों को जो है अगर घरों में हर घर नल से जल कब पहुंचता है? जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं। 2.5 करोड़ लोगों को जो उनके घरों में बिजली कब पहुंचती है? जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं। तो जब आपकी साख बनती कब है? जब आप डिलीवर कर पाते हैं। और डिलीवर कर, भाई हम अनुच्छेद 370 पर बातें जो है 1951 से कर रहे थे, लेकिन हम उसको डिलीवर, जब हमारे पास जैसे ही बहुमत आया हमने कोई संकोच नहीं किया। राज्यसभा में हमको पूर्ण बहुमत तब भी नहीं था, लेकिन हमने उसका प्रबंधन किया और अनुच्छेद 370 में संशोधन किया, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं की। ठीक है अतुल जी, एक सेकंड आशुतोष जी। अतुल जी, क्या ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है ये प्रबंधन जिसकी ये बात कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष की तरफ से अगर कुछ भी मुफ्त दिया जाता है, ये लोग रेवड़ी कह देते हैं, उसको खुद देते हैं। लाभार्थियों का जो इनका 80 करोड़ का एक बैंक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस सरकार की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसमें सीधा मोबाइल पर मैसेज आता है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, सीधा मैसेज आता है 6,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गया। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो इनका बैंक एक तैयार हुआ है, और ये पीएम भी कहते हैं उज्ज्वला योजना हो, उनके जो लाभार्थी इनके हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि वो तो खुश है कि हमें मिल रहा है? थोड़ा समय देना मुझे, क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। इन्होंने राजीव गांधी जी की बात कही, लेकिन इन्होंने ये बात नहीं की रेलवेज में कंप्यूटराइजेशन हुआ, रेलवेज में बात की गई, इनकम टैक्स में कंप्यूटराइजेशन हुआ, ऑनलाइन 7/12 मिलना शुरू हुआ, लोगों को फूड सिक्योरिटी की तरफ से लोगों को सीधा सीधा जो है वो अनाज मिलना शुरू हो गया, सस्ते में अनाज मिलना शुरू हो गया। और सबसे अहम बात यह है कि लोगों के पास डीबीटी का तो सबसे बड़ा प्रोग्राम तो हमने किया था, नंदुरबार से किया था और वर्धा से किया था। वर्धा से लोगों को गैस सिलेंडर की सब्सिडी जो है वो सीधी डीबीटी से जाती थी। किसने विरोध किया था? आधार को विरोध मोदी जी ने किया था। अच्छा, जो जीएसटी हमने अच्छा लाया था उसका विरोध किसने किया था? मोदी जी ने किया था। हर चीज का विरोध जो है वो मोदी जी ने किया था। लेकिन अगर राजीव गांधी जी ने बात की थी तो टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज हमने भी की थी। 2.25 करोड़ से ज्यादा घर जो है वो हमने दिए थे। 6.5 लाख गांव है इस देश में, उसमें 6,32,000 लोगों तक बिजली 2014 तक पहुंच चुकी थी। इन्होंने तो खंबे दिखाए सिर्फ,
और दावा कर लिया इन्होंने, इनके तरफ से 18,000 घर भी नहीं हुए थे। ये कहते थे कि 2022 तक, जब तक हमारा 75वां साल रहेगा अमृतकाल, जो अमृतकाल है इस देश के युवाओं के लिए, इन्होंने कहा था सबके जो है हम घर दे देंगे। अभी मोदी जी खुद कह रहे थे 3 करोड़ घर देना है, अभी हम दे देंगे। और निर्मला सीतारमण जी कह रही थी 4 करोड़। तो ये बात तो अलग है। मोदी जी कहते हैं नीचे हमने 8 करोड़ लोगों को जल जीवन मिशन में जल दिया है, ऊपर राज्यसभा में जाते 11 करोड़ की बात कहते हैं। और कैग ने जो इनका भंडाफोड़ किया, तो क्या किया इन्होंने? कैग ने आयुष्मान योजना से लेकर इनका भंडाफोड़ किया इनके करप्शन का। हमारे वक्त कैग ने आरोप किए हुए गलत साबित हुए, लेकिन इनके वक्त कैग ने सही आरोप किए। 232 करोड़ रुपया इन्होंने 1 किलोमीटर में खाया है, लेकिन उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती, ना मीडिया में उसकी चर्चा होती है। तो हमने काम करके दिखाया है। और हमारे वक्त की बोलते फ्रजाइल वो अंतरराष्ट्रीय एक कॉन्स्पिरेसी थी। और आज से भी ज्यादा अच्छे पैरामीटर हमारे 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा, और इन्होंने 10 साल में 150 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा जो करके रखा है। आज एक रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट ये कहता है कि भारत में अभी 13,000 से ज्यादा लोग 3 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति रखते हैं। वो कुछ दिनों में 19,000 लोग हो जाएंगे। कुछ ही लोगों के लिए सरकार काम करती है, और यही मुद्दे जो हम सब लेके जा रहे हैं। आप कहते हैं मुद्दे नहीं है, आप कहते हैं हम काम नहीं करते, फिर इंडिया अलायंस की बैठक की बात करते हैं। रोज बैठकें एआईसीसी में होती है, उसकी बात आप नहीं करते हैं। सब लोगों को साथ में लेकर चलने की बात होती है, उसकी बात आप नहीं करते। हम लोग महंगाई है, बेरोजगारी है, उसकी बात करते हैं। हमने एमएसपी की गारंटी देंगे और उसको कानून में परावर्तित करेंगे, ये भी शब्द जो है वो किसानों को हमने दिया है। 1967 में सीएसीपी की स्थापना हमने की थी। हर काम हमने किया। इन्होंने जो नहीं किया वो चमकाने की कोशिश की है, लेकिन ये सच्चाई आज जनता के सामने है। आज दाबड़ी में जाकर यवतमाल के नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कह पाए कि मैंने एमएसपी तुमको दिया, जो वादा किया था 2013-14 में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनकर आया था, ये नहीं कह पाए। वो आज पवार साहब को गाली दे रहे थे, और उन्हीं के बारे में उन्होंने कहा है कि उनकी उंगली पकड़ के मैं यहां आया हूं। और ये ऐसे कृषि मंत्री थे कि मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, मुझे हर वो संभव इन्होंने मदद की है, और इनके कार्यकाल में कृषि में हमने बहुत प्रगति की है। वक्त की कमी है, छोटा सा कमेंट में यहां से ले लेता हूं। बातें हैं प्रधानमंत्री के पद। संजय जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो हो सकता है बेरोजगारी, उस पर तालियां भी खूब बजती हैं, लोग आते भी हैं। तेजस्वी ने सफलतापूर्वक इसे बिहार में इशू बनाया था, इलेक्शन इशू, लेकिन बेरोजगारी पर सिर्फ तालियां बजकर अन्य नेताओं के साथ क्यों रह जाती है? वो मुद्दा क्यों नहीं बन पाता बीजेपी के खिलाफ, जैसा मुझे दिख रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। तमाम सर्वेज में हमने पूछा तो बड़ी संख्या में लोग कहते हैं बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा और वो उससे परेशान है। लेकिन उन्हें यह लगता है कि इस बेरोजगारी की एक समस्या का अगर कोई समाधान दे सकता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इसका समाधान ढूंढ सके। विपक्षी नेता इसे जनता के बीच में ले जाने में असफल साबित होते हैं, और इसी के लिए लग रहा है कि इन दिनों यह मुद्दा जनता के बीच में बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। आशुतोष जी, देखिए पीएम ने सवाल सुन लीजिए। पीएम सबको टास्क पे लगाने के लिए जाने जाते हैं। स्वच्छता मिशन है तो आप लोग सब अपने अपने इलाके में योगदान दीजिए। अगर आप अपना टैक्स अपना जो भी आपको फायदा मिल रहा है सरकार की तरफ से, सब्सिडी अगर आप छोड़ सकते हैं तो वो छोड़ दीजिए, जनता छोड़ने को तैयार हो जाती है। क्या सर अपने बिहाफ पर जनता को पीएम ने काम पे लगा दिया है कि जहां हम कम अंतर से हारे हैं वहां पर आप हमें इस बार जिताइए? देखिए, एक समझदार, और जो मैं शातिर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, गलत शब्द है, एक समझदार और एक चालाक लीडरशिप का काम ये होता है कि हमेशा अपने पार्टी वर्कर को या जनता को काम में लगाए रखो। वो एक अच्छी लीडरशिप का प्रदान। लेकिन जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि 2009 में आप देखिए, 2009 के पहले इस देश के अंदर कितने तरीके के ब्लास्ट हुए थे, 2008 में कितने तरीके की मंदी हुई थी, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास जो लीडरशिप थी, आज तो वैसी लीडरशिप दिखाई नहीं पड़ती। लालकृष्ण आडवाणी से लेकर अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, आप यू नेम देम, राजनाथ जी अध्यक्ष, फिर बाद में गडकरी साहब। लेकिन मनमोहन सिंह, जिनको कहते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री थे, 65 सीटों का इजाफा हुआ था कांग्रेस पार्टी में। क्यों हुआ? लालकृष्ण आडवाणी और मनमोहन सिंह के बीच में हिंदुस्तान की जनता ने मनमोहन सिंह को चुना था, लालकृष्ण आडवाणी को नहीं चुना। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब उस वक्त लोगों को लगा कि मनमोहन सिंह शायद उनकी समस्या का समाधान ज्यादा कर सकते हैं। 2014 में लगा कि नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, कोई और करेगा तो किसी और का रास्ता हो जाएगा। हो सकता है आज जनता ये सोचे नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, हो सकता है जनता के मन में ये कोई और कर सकता हो।